नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एपीएन और देश की बात। इस खास कार्यक्रम में आप मेरे साथ हैं और मैं हूं राजश्री। और आज का दिन यदि देखें तो आमतौर पर नेताओं और कई राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल भरा रहा है। सपा में चल रहा संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग सपा के चुनाव चिन्ह की लड़ाई लड़ रहे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश गुट के कैसी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे मनीष सिसोदिया के बयान से बढ़ी है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और अरविंद केजरीवाल क्या डर गए हैं, ये हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि नोटबंदी के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे राहुल गांधी कैसे बढ़ा सकते हैं नरेंद्र मोदी की मुश्किल, और फिर क्यों कहा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कि नोटबंदी बढ़ाएगी देश की मुश्किलें, और इसी बात की ताकीद की है न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी। बताएंगे बीएसएफ जवानों को घटिया खाना दिए जाने के आरोपों के बाद श्रीनगर में सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास रहने वाले लोगों ने कौन सा किया है बड़ा खुलासा। बताएंगे आपको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की है राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर बने कानून को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, और ये भी दिखाएंगे आपको कि आखिरी बार बतौर राष्ट्रपति अपनी फेयरवेल स्पीच में बराक ओबामा क्यों हुए भावुक और डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तक उन्होंने क्यों नहीं किया। साथ में और भी बहुत कुछ याद करेंगे लाल बहादुर शास्त्री को भी, और ये बता दें कि मुश्किलों भरे दिन के बीच इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे एक राहत देने वाली खबर से। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है, और वो राहत कौन सी है इसकी हम शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कारोबारी घरानों से पैसे लेने के आरोपों पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एसआईटी जांच की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि आयकर विभाग के सेटलमेंट कमीशन ने भी अपनी शुरुआती जांच में पाया था कि सहारा कंपनी पर हुई रेड के दौरान जो डायरियां और दूसरे दस्तावेज मिले थे वो बनावटी हैं, और इसी लिहाज से इस तरह का कोई भी मामला नहीं बनता, और इसी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने गुजरात के मेहसाणा में एक रैली के दौरान नरेंद्र मोदी पर बतौर मुख्यमंत्री गुजरात सहारा कंपनी से पैसे लेने का आरोप लगाया था। सहारा कंपनी से आयकर विभाग के छापे के दौरान मिली डायरी में मोदी का नाम होने का आरोप था। मोदी के अलावा कुछ और नेताओं के नाम होने के आरोप भी लगे थे। डायरी में उल्लेख था कि सहारा कंपनी ने नरेंद्र मोदी सहित दूसरे नेताओं को पैसे दिए हैं। इन्हीं डायरियों को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ की ओर से याचिका दायर की गई थी। 17 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जेएस खेहर ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि जिन ठोस सबूतों को कोर्ट में पेश करने का दावा किया गया वो कहाँ हैं, जिस पर याचिकाकर्ता ने और समय मांगा था। लेकिन आज याचिकाकर्ता की ओर से कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाने पर कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाने के लिए कुछ पुख्ता सबूत होना जरूरी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो दोनों आईए थी इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए डिसमिस किया कि इसमें कोई मेरिट, कोई सब्सटेंस नहीं है, ये सब फ्रिवुलस एलिगेशंस हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि जो भी एविडेंस जो लाने की कोशिश की गई, कोर्ट ने भी कहा कि ये सब इनएडमिसिबल एविडेंस है। दरअसल राहुल ने मेहसाणा रैली के दौरान आरोप लगाया था कि 30 अक्टूबर 2013 से 22 फरवरी 2014 यानी बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारा कंपनी से 6 महीने में 9 किश्तों में करीब 40 करोड़ रुपए लिए, जिसका जिक्र सहारा कंपनी की डायरी में है। इसी तरह मोदी पर बिड़ला कंपनी से भी पैसे लेने का आरोप लगा था। सहारा की डायरी में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट की एक नेता का नाम भी कथित तौर पर शामिल बताया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो देश के कई हिस्सों में गिरता तापमान, पड़ती बर्फबारी आम लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रही है। वहीं पर सियासी गर्मी कई पार्टियों के गर्माहट को कहूं या कहूं कि मुश्किलों को बेहद बढ़ा रही है। बात मुश्किलों की कर लेते हैं। राहत की बात हमने की। शुरुआत समाजवादी पार्टी में जारी घमासान से। लखनऊ के सपा कार्यालय में आज फिर गहमा गहमी रही। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, और फिर बाद में मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मुलायम ने दोहराया कि किसी भी कीमत पर
पार्टी को टूटने नहीं दूंगा। और इस दौरान मुलायम सिंह यादव का एक अलग सा चेहरा नजर आया। उन्होंने आज इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की और इस कार्ड को खेलने के दौरान कुछ ऐसे डायलॉग्स बोले जो आमतौर पर फिल्मी कहे जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता हैं और उनकी जुबान से इस तरह का दिल का दर्द शायद बहुत ज्यादा लोगों को पचा नहीं होगा। बहरहाल देखिए रिपोर्ट। प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं। मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं। एक तस्वीर रियल लाइफ में दो भाइयों के झगड़े की है, जबकि दूसरी तस्वीर रियल लाइफ में बाप और बेटे के बीच खिंची तलवार की कहानी बयां करती है। समाजवादी पार्टी में शह और मात का खेल जारी है। दिल्ली में चुनाव आयोग के समक्ष सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर दावा ठोकने के बाद लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि बहुत संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी बनी है और पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और वो नहीं चाहते कि कोई पार्टी की एकता में बाधा डाले। रख दीजिए सर, और अपनी साइकिल भी रखा था। मैंने कहा मुझे क्या मतलब है, जो है मुख्यमंत्री है और मैंने बोलते थे कि अगला मुख्यमंत्री है। क्या जरूरत है? आपको किसी विवाद में न पड़ना, नहीं पड़े विवाद में पड़े, हम बढ़ते रहेंगे, तुझे विवाद में नहीं होगा। बताना चाहते हैं हमारी साइकिल बची है, यही हम करना चाहते हैं। इस नाजुक मौके पर मुलायम सिंह ने कार्यकर्ताओं का साथ मांगा। मुलायम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी चिंता स्वाभाविक है क्योंकि पार्टी बड़े संघर्ष से बनी है। ये बताओ, पहला हमने आपकी राय की कर दिया। अच्छा, अब क्या बचा मेरे पास? कुछ नहीं। सही है नहीं? जी 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 बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं। जो मेरे पास था वो पूरा का पूरा बेच दिया। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास आप लोग हैं, तो ये सब हैं वो हमारे हैं पूरी का पूरी। और मैंने ये भी कहा कि कुछ जनता और कार्यकर्ता हमने पूरा भरोसा है कि पार्टी को पार्टी को नहीं। हाल ही में मुलायम सिंह ने ऐलान किया था कि अखिलेश ही सपा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वैसे आज अखिलेश गुट पर निशाना साधने से मुलायम खुद को रोक नहीं सके। मुलायम के संबोधन से साफ है कि फिलहाल सपा में मौजूदा संकट का कोई हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। आरजेडी अध्यक्ष और मुलायम सिंह के रिश्तेदार लालू यादव, जो समाजवादी पार्टी में सुलह कराने में सक्रिय थे, उन्होंने भी खुद को इस मामले से अलग कर दिया है। उनका कहना है कि अखिलेश ने जोर देकर कहा है कि अगले 3 महीने तक किसी भी कीमत पर वो सपा के अध्यक्ष पद से नहीं हटने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव आयोग समय की कमी के चलते दोनों ही सपा गुटों को चुनाव चिन्ह देने से मना करता है तो मुलायम और अखिलेश के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की कलह खत्म करने के लिए मुलायम सिंह यादव साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव फिर भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुलायम के लिए जहां मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, वहीं अखिलेश की राह भी इतनी आसान नहीं लग रही है, क्योंकि उनके सामने उनके पिता ही खड़े हो गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का क्या होगा, ये सोचने की बात हो सकती है। बहरहाल मुलायम सिंह यादव भी अपने बेटे की बगावत से डरे हुए दिखते जरूर हैं, लेकिन असली खेल किसका है और इस पूरे मसले में खिलाड़ी कौन है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मुलायम सिंह को ऐसा राजनीतिज्ञ माना जाता है जिसकी चाल को भांपना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समाजवादी पार्टी में कलह की शुरुआत में नेताजी ने बात बात पर और हर बात पर अखिलेश के कान बरोड़े, लेकिन बागी बेटे की तरह अखिलेश ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से बात निकाल दी।
किया वही जो अपने लिए बेहतर लगा। आखिर मामला आमने सामने का हो गया। गुस्से में बेटे को पार्टी से निकाल तक दिया। अखिलेश टस से मस्त नहीं हुए। फिर मुलायम सिंह ने पैतरा बदला। अब की बार अपना प्यार उड़ेला और अधिवेशन में जज्बाती अंदाज में अखिलेश को बेटा होने की हैसियत याद कराई। मुलायम पिता की तरह भावुक हुए तो अखिलेश ने भरे गले से पिता से अपनी शिकायत सामने रखी। डांट डपट मान मनोहार के नाकाम रहने के बाद मुलायम को हटाए बगैर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर अखिलेश यादव काबिज हो गए। अखिलेश के सियासी दाव ने राजनीति के पहलवान को एक बार फिर अखाड़ा याद दिला दिया। वो समझ गए कि अखिलेश अपने आपे में नहीं है, उनके कान कोई और फूंक रहा है। बार बार घर के भीतर से राजनीति होने की अखिलेश की शिकायत पर कहा कि अब हमारे बीच कोई और नहीं होगा। लेकिन अखिलेश को अपने घरेलू चाचा और बाहरी चाचा के रहते पिता की बात पर भरोसा नहीं हुआ। होते होते लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच गई। कांखी दाव, कलजाम दाव, टंगड़ी और सांडी तोड़ के काम न आने पर नेताजी ने चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक कर धोबी पछाड़ लगा ही दिया। हमारी पार्टी में जो थोड़ा बहुत मतभेद है, ज्यादा नहीं है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। एक ही व्यक्ति है जो मतभेद कराने की साजिश कर रहा है। सर मतभेद हम अपने जाते ही ठीक कर लेंगे। नेताजी को सियासी दंगल में महारत हासिल है। इतने उठापटक के बाद भी बेटे को प्यार जताना नहीं भूलते। पिछले एक हफ्ते में फिर बेटे को विरासत सौंपने की सियासत की। लेकिन अखिलेश ने भले ही अखाड़े में दंगल नहीं लड़ी, लेकिन अभिमन्यु की तरह पिताजी के सियासी दावपेच सीख लिए। चुनाव आयोग में दावे के दांव से अखिलेश समझ गए कि साइकिल भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन पिताजी साइकिल लेने नहीं देंगे। 1.5 लाख पेपर्स के सबूतों की जांच में ही आयोग महीनों लगा देगा। ऐसे में दूसरे सिंबल पर लड़ने से पिताजी की विरासत का फायदा कतई नहीं मिलेगा। आयोग के फैसले में देर से भी नुकसान होना ही है। एफिडेविट हम सब पहले ही दे, सारे कागज इलेक्शन कमीशन को पहले ही दे चुके हैं। आज मैं इलेक्शन कमीशन में ये कहने गया था कि निर्णय बहुत जल्दी करते हैं क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन। सिर्फ ये प्रेयर करने गए थे कि फैसला जो भी करना हो वो जल्दी करें, क्योंकि 17 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, हमारे यहाँ तक शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा सर इस पे? इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। इलेक्शन कमीशन तो जो करना है तो करेगा। इलेक्शन कमीशन हमसे क्या कहेगा? उन्होंने हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। अब मुलायम के इस दाव ने कांग्रेस से गठबंधन कर अखिलेश के सरकार बनाने के सपने को जमीन सुंगा दी है। अखिलेश और कांग्रेस दोनों को समझ में आ गया है कि अखिलेश के उम्मीदवारों के खिलाफ अगर मुलायम किसी को खड़ा भी ना करें तो कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों पर मजबूत उम्मीदवार तो उतार ही सकते हैं। बीजेपी भी खेल का मजा लेने के लिए कमजोर प्रत्याशी खड़ा कर कांग्रेस को यूपी में कब्र से निकलने की कोशिश पर मिट्टी डाल देगी। बाप बाप ही होता है, चाहे घर हो या सियासत। अखिलेश इस बात को समझ गए हैं। बापू सियासत के लिए हानिकारक हैं। कितना उछले कूद करें हम, फिर भी नन्हे बालक हैं। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक। अंशुमान त्रिपाठी के साथ रजत मिश्रा, APN। और इस पूरे मसले में यदि सबसे ज़्यादा किसी ने पलटी मारी है तो वो मुलायम सिंह यादव ही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो कि एक ज़िद पर अड़े हुए हैं, आखिर वो कितना भला कर पाएंगे अपना या अपनी पार्टी का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस का भला करना चाहते हैं राहुल गांधी। कांग्रेस भी गठबंधन के दांव से यूपी चुनाव में बीजेपी को पटकना चाहती है। लेकिन प्रदेश में चौथे नंबर की पार्टी का ये सपना बगैर अखिलेश के पूरा होता नजर नहीं आता। लेकिन समाजवादी पार्टी की कलह ने कांग्रेस की उड़ान पर लगाम लगा दी है। यहाँ तक कि कांग्रेस की आशंका और भी बहुत कुछ है। कांग्रेस ये भी सोच रही है कि क्या अखिलेश के साथ जाना उसके लिए लाभदायक होगा या फिर दूरी बनाए रखना ही उसके लिए लाभदायक होगा। अभी तक कांग्रेस इस बात पर कोई निश्चित फैसला ले नहीं सकी है। इसी वजह से गठबंधन की बात को बार बार टाला जा रहा है। अब नई खबर ये है कि राहुल गांधी ने कहा है कि चीन दौरे पर वो जा रहे हैं और चीन से लौटने के बाद ही गठबंधन पर कोई विचार होगा। और गौरतलब है कि 17 जनवरी से उत्तर प्रदेश में नोटिफिकेशन का दौर जारी हो जाएगा। ऐसे में वाकई गठबंधन होगा या नहीं।
बिहार में महागठबंधन की कामयाबी से बम बम होकर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भी जीत का परचम लहराना चाहती है। बीजेपी को हराने के लिए उसे अखिलेश के मातहत रहना भी कबूल है। यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आला कमान को यही समझाया है, लेकिन बाजी इतनी आसान नहीं है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश की विकास पुरुष की छवि और असामाजिक तत्वों के विरोध की राजनीति कांग्रेस के काम आएगी। लेकिन मुलायम सियासत में अच्छे दंगलियों पर भरोसा करते हैं, चाहे उनका पुलिस रिकॉर्ड खराब क्यों न हो। चाचा शिवपाल की भी यही ताकत है। अखिलेश इसका जवाब कांग्रेस और दूसरे छोटे दलों के साथ गठजोड़ से देना चाहते हैं, लेकिन नेताजी के रोज बदलते पैतरों ने कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। कांग्रेस ने तकरीबन सभी 403 उम्मीदवारों की लिस्ट बनाकर काख में दबा रखी है। कहा जा रहा है कि बस हाईकमान का सील ठप्पा लगना बाकी है। हकीकत यह है कि 10 जनपद को अखिलेश की खुली बगावत का इंतजार है। पहले कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के छुट्टियों से लौटते ही गठबंधन हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष चीन जा रहे हैं। चीन से लौटने के बाद समझौते पर मुहर लगेगी। इस बीच कांग्रेस में भी चुनाव लड़ने पर आमादा नेता बाहें चढ़ाकर ताल ठोक रहे हैं। मुलायम सिंह जी की मेहनत है और अखिलेश की आज पहचान लोगों के बीच में है। दोनों में से एक दूसरे को कहीं ना कहीं खम होना चाहिए और परिवार भी बचाना चाहिए और पार्टी भी बचानी चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के लिए, प्रदेश में जो भी उनसे जुड़े हुए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी हताशा कम हो जाएगी। दलील ये दी जा रही है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस हर जिला और ब्लॉक लेवल पर कम से कम जिंदा तो हो ही जाएगी। अखिलेश के साथ गठबंधन के बाद भी जीत की क्या गारंटी है? और अब मुलायम के दांव ने अखिलेश के साथ कांग्रेस को भी फिक्र में डाल दिया है। जब तक मुलायम को नहीं मनाया जाएगा तब तक अखिलेश से समझौता काम नहीं आएगा। अखिलेश के ना मानने की सूरत में मुलायम भी अपना गुट लेकर चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस आलाकमान की दुविधा यही है। ऐसे में सत्ता तो मिलेगी नहीं, कार्यकर्ताओं से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि जब तक नेताजी नहीं चाहेंगे ये सियासी शादी नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कांग्रेस की मुश्किल है, क्या करे क्या ना करे, साथ जाए या दूर रहे। लेकिन क्या यूपी, क्या दिल्ली, हर जगह सियासत हिचकोले खाती ही नजर आ रही है। यूपी में सपा के अंदर घमासान मचा है, तो दिल्ली बैठकर पंजाब की राजनीति कर रहे केजरीवाल भी कम दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं। ऊपर से उन्हें पंजाब का CM बताए जाने के बाद मनीष सिसोदिया का जो बयान आया, उसके बाद उनकी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। पंजाब में अंतर्कलह से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिए इस संकट से निकलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है और शायद इस संकट को दूर करने के लिए ही ये केजरीवाल ने स्पष्ट किया है कि यदि आप जीतती है पंजाब में तो कोई लोकल MLA ही वहाँ का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन केजरीवाल के इतना भर कह देने से क्या आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? क्या केजरीवाल की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी? देखिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में सत्ता का सुनहरा सपना संजोने वाले केजरीवाल को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि सियासत की हर डगर दिल्ली की तरह आसान नहीं होती। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पंजाब से 4 सीटें मिली थी, इसलिए विधानसभा चुनाव में पार्टी पंजाब पर ज्यादा फोकस कर रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि पंजाब में अब आपका पहले वाला रुतबा नहीं रहा। एक एक कर इसके कई कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर चले गए, तो कुछ को पार्टी ने खुद ही निकाल दिया। इस उठापटक के कारण आम आदमी पार्टी को घाटा हुआ। कार्यकर्ताओं में ये संदेश भी चला गया कि आप में अब वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें थी, जो फिलहाल उससे टूटती नजर आ रही हैं। शायद यही कारण है कि मोहाली की रैली में दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को कहना पड़ा कि पार्टी को मिलने वाला हर एक वोट केजरीवाल को मिलेगा। सिसोदिया शायद लोगों को ये समझाना चाहते थे कि जनता सारी उठापटक को भूलकर सिर्फ केजरीवाल की छवि का ख्याल रखे। हालांकि उनका ये बयान ज्यादा देर तक नहीं टिका और खुद केजरीवाल ने आगे बढ़कर इस बात का खंडन किया कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। केजरीवाल को डर था कि ये बयान पार्टी के खिलाफ जा सकता है, इसीलिए उन्होंने नया ऐलान करते हुए कहा
कि पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाबी होगा, मैं दिल्ली का सीएम हूं। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा बनने को लेकर लड़ाई तेज है। खबरों के मुताबिक आपके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जहां एक और पार्टी का एक वर्ग एचएस फुल्का का नाम मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं पार्टी का एक धड़ा भगवंत मान को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने में जुटा है। ऐसे में केजरीवाल का नाम सामने आने के बाद विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती थी। लिहाजा केजरीवाल ने आगे बढ़कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जहां जहां चुनाव है वहां वहां मुश्किलें हैं, पर ऐसा नहीं कि जहां जहां चुनाव है वहीं पर मुश्किलें हैं, बल्कि सियासी मुश्किलें सिर्फ यूपी और दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव की सियासी नैया हिचकोले खाती अब नजर आने लगी है। बीजेपी और जेडीयू में लगातार बढ़ रही नजदीकी से लालू की पेशानी पर निशान पड़ने लगे हैं। बीजेपी और नीतीश की बढ़ती नजदीकियों की क्या है अगली कड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं कि सियासत में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता। जो कल तक दोस्त था वो आज दुश्मन हो सकता है, और कल का दुश्मन आज दोस्त बन सकता है। बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ऐसी ही खिचड़ी पकती नजर आ रही है, जो आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियां दिन ब दिन कम होती नजर आ रही हैं। एक एक कर ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा होना लाजमी है। नोटबंदी पर नीतीश का समर्थन और प्रकाश पर्व के दौरान पीएम मोदी का बिहार में शराबबंदी का समर्थन इसी ओर संकेत दे रहे हैं, और कयास को और बल मिला नीतीश कुमार के नए कदम से। सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल की रैली में जाने से मना कर दिया है। गुजरात में 28 जनवरी को हार्दिक पटेल की रैली है, जिसमें नीतीश शामिल होने वाले थे। पिछले दिनों हार्दिक पटेल इस रैली में न्योता देने के लिए नीतीश से मिले थे। नीतीश ने रैली में शामिल होने का वादा भी किया था, लेकिन अब जेडीयू ने नीतीश कुमार की रैली में जाने से मना किया है। नीतीश की पार्टी जेडीयू का कहना है कि 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें ऐलान होने के बाद नीतीश रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने कहा है कि नीतीश कुमार अभी चुनावों को लेकर व्यस्त हैं। पार्टी पंजाब और यूपी में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, इसलिए नीतीश कुमार को वहां चुनाव प्रचार के लिए दौरे करने हैं। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती नजदीकियों का ही असर है कि प्रदेश बीजेपी ने 21 जनवरी को जेडीयू के प्रस्तावित मानव श्रृंखला में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को शामिल होने का ऐलान कर दिया। इस कदम के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पुराने मतभेद बुलाकर बीजेपी और जेडीयू दोबारा नजदीक आ रही हैं, जबकि आरजेडी दूर होती जा रही है। हालांकि कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन ये सुबुगाहट लालू यादव के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो साथ चलने की कुछ खास शर्तें होती हैं। तुम्हारा दोस्त मेरा दोस्त, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। जेडीयू और बीजेपी परोक्ष रूप से कुछ ऐसी ही रिश्ता निभा रही हैं, कुछ ऐसा ही साथ निभा रही हैं, और जाहिर सी बात है कि इससे लालू प्रसाद यादव को चिंतित होना ही चाहिए। नीतीश कुमार ने पिछले महीने पूरे राज्य में 21 जनवरी को 5000 किलोमीटर में शराब मुक्त बिहार के समर्थन में इस मानव श्रृंखला की घोषणा की थी, लेकिन अब राज्य सरकार का अनुमान है कि 1 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा आदमी खड़े नहीं रह सकते। इसलिए अब ये मानव श्रृंखला करीब 11000 किलोमीटर से अधिक में फैली होगी, जिसका समर्थन बीजेपी कर रही है। चलिए, अब राहुल जब छुट्टियों से लौटे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी दिल्ली में जनवेदना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मोदी सरकार की योजनाओं की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा कि अब कांग्रेस 2019 में अच्छे दिन लेकर आएगी। राहुल ने नोटबंदी से लेकर योग तक के मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी का खासा मजाक उड़ाया। कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर रहे। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर वार किया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के चलते पूरी दुनिया में पीएम मोदी का मजाक उड़ा। 2.5 साल की अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का फैसला लिया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी। राहुल ने कहा कि देश दुनिया के तमाम अर्थशास्त्रियों ने इस फैसले की आलोचना की, लेकिन पीएम ने किसी की बात नहीं मानी। जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया। तो उन्होंने अपने जो
होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है उसको उन्होंने तोड़ दिया। राहुल गांधी ने हमला करते हुए कहा कि देश को दो लोग चला रहे हैं, पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे संघ प्रमुख मोहन भागवत। तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जी चलाएंगे। इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से सिर्फ वादे किए, काम नहीं किया। सफाई के बाद मैं भूल गया, शायद मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया के बाद क्या था, क्या कनेक्ट इंडिया था, उसके बाद क्या था, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद क्या, फिर स्किल इंडिया। राहुल गांधी ने योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। बहुत सुंदर लग रहा था मगर पद्मासन नहीं हुआ। मैंने योगा किया था, थोड़ी देर की थी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जो योगा मुझे सिखा रहे थे उन्होंने कहा था कि भैया देखो, जो योगा करता है वो पद्मासन कर सकता है और जो पद्मासन नहीं करता वो योगा नहीं कर सकता। नोटबंदी को लेकर जनवेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी एक खराब फैसला था। लोग पूछ रहे हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे। हमने उन्हें बताया कि 2019 में कांग्रेस की सरकार अच्छे दिन लेकर आएगी। अंबुज पांडे, APN, दिल्ली। याद आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में कहा था कि जो एक युवा नेता हैं वो बोलना सीख रहे हैं, और जिस तरह से आज राहुल गांधी ने बोला है उससे लग रहा है कि उन्होंने बोलना सीख लिया है। बहरहाल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के शासन में देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। न्यायपालिका, मीडिया और RBI पर सरकार का अंकुश साफ नजर आता है। यही नहीं, राहुल गांधी ने इस बहाने तमाम धर्म को भी और तमाम देवी देवताओं को भी याद किया और ये भी स्पष्ट किया कि इन देवी देवताओं में उन्हें अपना हाथ यानी कि कांग्रेस का हाथ नजर आता है। जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, RBI की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, RSS ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है। हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचाकर रखेंगे। देश के ही कोर्ट ने ये कहा कि कांग्रेस की सरकार ने CBI को पिंजड़े में कैद तोता बना दिया है, केज्ड पैरॉट बना दिया है। इमरजेंसी के समय राहुल जी की आदरणीय दादी इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जिस प्रकार सुपरसीड करके प्रमोशंस दिए थे, एक कमिटेड जुडिशरी तक बनाने की बात इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने की थी। तमाम इंस्टीट्यूट्स को समाप्त करके हमारे हिंदुस्तान के 14 लाख करोड़ रुपए को जिस प्रकार गबन और स्कैम्स के माध्यम से बाहर ले लिया गया, शरीर और आत्मा दोनों को आघात किया है कांग्रेस पार्टी ने जब जब उनकी सत्ता रही है।
और इस बीच राहुल गांधी ने सुबह में कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन को संबोधित किया तो शाम को एक बार फिर से वो कार्यकर्ताओं के सामने आए। उन्होंने दोबारा नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद राहुल गांधी ने हाथ के पंजे के बहाने सारे धर्मों से कांग्रेस को जोड़कर दिखाने की कोशिश की। आइए सुनवाते हैं राहुल ने किस मुद्दे पर क्या कहा। सॉरी, माफी चाहता हूं मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500,000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया है, कागज। मित्रों, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे अपना वर्तमान समय दो, मैं आपको एक चमकता हुआ नया भारत आज से 10-15 साल बाद दूंगा। एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। आपको तो लगता है बस ये सपना, राम राम जपना, गरीब का माल अपना। तो ये फिलॉसफी है सूट बूट सरकार की। शिव जी की फोटो में कांग्रेस का चिन्ह, तो फिर मैंने सोचा कि भाई दूसरी फोटो देखता हूं। मैंने गुरु नानक जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। मैंने बुद्धा की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। महावीर जी की फोटो देखी, उसमें कांग्रेस का चिन्ह। इसका मतलब है कि डरो मत, वर्तमान परिस्थितियों से डरो मत, सच्चाई का सामना करो। राहुल गांधी के अगर पहले के भाषणों को यदि आप याद करें आप, तो एक ही तरह की बात वो बार बार कहते थे, और अब राहुल गांधी ने उसमें वेरिएशन लाना शुरू कर दिया है और भिन्नता लाना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात जरूर हुई कि वो भी मित्रों जो संबोधन है उसका उपयोग उन्होंने करना शुरू किया है, भले ही मजाक में किया। और इसीलिए जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, उसे बहुत उचित तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस पूरे भाषण में एक बात खास रही कि एक बार फिर से उन्होंने अमिताभ बच्चन को याद किया, और अमिताभ बच्चन की उस फिल्म का जिक्र उन्होंने फिर किया है जो आमतौर पर वो पिछले दिनों करते रहे हैं। और उनके फिल्म नमक हलाल का जो वो गाना है उसका जिक्र उन्होंने ज़रूर किया। अमिताभ बच्चन और गांधी परिवार में एक बेहद निजी संबंध रहा है, बेहद ख़ास संबंध रहा है, और बहुत लंबे समय से इन दोनों परिवारों के बीच दूरी रही है। लेकिन क्या वजह है कि बार बार अमिताभ बच्चन की फिल्में राहुल गांधी को याद आ रही हैं, ये भी बेहद दिलचस्प है। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के वार पर जवाब दिया है और बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बेहद परेशान है, लिहाजा वो एकजुट होकर प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी के हर बयान को खारिज करते हुए उसे बेबुनियाद करार दिया। नोटबंदी पर कांग्रेस की घेरेबंदी को बीजेपी ने बेचैनी करार देते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद से देश भर में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ है और यही कारण है कि कांग्रेस निराश और परेशान है। How much is black, how much is white will be known after scrutiny. Congress party and its other parties are very much depressed over the growing popularity of the Prime Minister, because everywhere all the surveys indicate 70%, 80% of the people are hearing the decision of the Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने दोनों पर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ का आरोप लगाया। बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब तक राहुल गांधी मोदी और संघ का नाम नहीं लेते तब तक कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता। ऐसा करना कांग्रेस उपाध्यक्ष की मजबूरी है। राहुल जी अगर नरेंद्र भाई का नाम, आरएसएस का नाम, बीजेपी का नाम न लें
तो राहुल गांधी जी की तस्वीर ही पूरी तरह से वो जो पेश करना चाहते हैं, कोई इसको सुनने वाला नहीं। नोटबंदी की प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी ये मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसे भुनाने की फिराक में है। बीजेपी को जहां नोटबंदी से फायदा मिलने की उम्मीद है, तो वहीं विपक्ष को लगता है कि नोट बैन के मुद्दे पर वो जनता के बीच सरकार को घेर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में अगर राहुल ने स्वच्छ भारत अभियान से लेकर नोटबंदी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, तो पूर्व PM मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री P चिदंबरम भी इससे पीछे नहीं रहे। मनमोहन सिंह ने PM के वादों को खोखला बताया। मनमोहन ने कहा कि ये एक अंत की शुरुआत है। मोदी सरकार ने देश को बुरी स्थिति में धकेल दिया है और ये कांग्रेस के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हम देश को इस निर्णय से बचाएं। वहीं वित्त मंत्री P चिदंबरम ने भारत सरकार से उन मजदूरों और किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर डाली जिन्होंने कथित तौर पर इस नोटबंदी के कारण अपनी रोजी रोटी गंवाई है। उधर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार के नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया है। जेटली ने कहा है कि जितना पैसा सिस्टम में मौजूद रहेगा उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ता है। जेटली के बयान से साफ है कि नोटबंदी के बाद पूरा पैसा वापस सिस्टम में नहीं पहुंचेगा और कैश की किल्लत बनी रहेगी। इस लिहाज से देखा जाए तो आने वाले दिनों में भी आम आदमी की दिक्कतों का खत्म होना शायद संभव नहीं हो। The impact of demonetization, if I may divert from the GST subject for a moment, can't be de-linked from this. Excessive paper currency has its own vices. It leads to its own temptations. तो एक बड़ा फैसला और उसके कई सियासी प्रभाव और सामाजिक प्रभाव और उसके पीछे कई तर्क भी। इन तर्कों को लेकर सरकार बार बार आगे आ रही है और ये बार बार कह रही है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी हो जाएगी और आने वाले समय के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे भारत का भला होगा। लेकिन प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक लेख में कहा है कि नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भारी कठिनाई झेल रही है और नकदी के कमी के कारण भारतीयों के जीवन में काफ़ी परेशानियां बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले तमाम बड़े अखबारों ने, चाहे वो गार्डियन हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या फिर फोर्ब्स हो, सब ने इस बात का आकलन स्पष्ट किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था नोटबंदी के फैसले से चरमरा सकती है। इसके अलावा तमाम प्रसिद्ध मशहूर अर्थशास्त्रियों ने भी ये कहा था कि नोटबंदी का फैसला जिस तरह से लिया गया है और उसको जिस तरह से भारत में लागू किया गया है उसके लिए भारत अभी तैयार नहीं था और इस वजह से भारत की स्थिति बिगड़ सकती है। नोटबंदी को लेकर सिर्फ विपक्षी मोदी सरकार पर निशाना नहीं साध रहा, विदेशों में भी इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नोटबंदी पर अपने लेख में लिखा कि भारत में पुराने नोट बंद हुए 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात नहीं सुधरे हैं। अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिकुड़ रहा है, रियल एस्टेट और कारों की बिक्री में गिरावट आई है। मजदूरों, दुकानदारों का कहना है कि कैश की कमी से अभी भी मुश्किलें पड़ी हुई हैं। अखबार ने लिखा कि पीएम मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट खत्म करने का फैसला लिया। इसके चलते 86% करेंसी चलन से बाहर हो गई। इस कवायद का मकसद ये पता लगाना था कि किसने ब्लैक मनी छिपा कर रखी है या फिर कौन टैक्स बचाकर भ्रष्टाचार कर रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने बाद में कहा कि वो चाहती है कि लोग कैशलेस लेन देन की तरफ आगे बढ़ें। न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में लिखा गया कि मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला गलत तरीके से प्लान और लागू किया। बैंक से पैसे जमा करने और निकालने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहे। सरकार ने नए नोट ज्यादा तादाद में नहीं छापे, इसके चलते उनकी सप्लाई पर असर पड़ा। कैश की कमी की सबसे ज्यादा मार छोटे शहरों और गांव में पड़ी। अखबार के मुताबिक कुछ हफ्तों में ज्यादातर करेंसी के बाहर होने से भी कोई भी अर्थव्यवस्था बैठ नहीं सकती, लेकिन भारत में स्थिति अलग है। यहाँ 98% लेन देन नकदी में होता है। हालांकि भारत में डेबिट कार्ड्स और मोबाइल से लेन देन का चलन बढ़ा है। हालांकि ज्यादातर दुकानदार अभी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं ले रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बात की संभावना कम है कि सरकार के नोटबंदी के फैसले और नई करेंसी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।
एक बार जब ज्यादा नकदी हो जाएगी तो लोग फिर जमा करने लगेंगे। हालांकि भारतीय मीडिया ने कहा कि लोगों ने काफी तादाद में पुराने पैसे जमा कराए। इसका मतलब ये हुआ कि या तो कालाधन बाहर ही नहीं आया या फिर पैसे जमा करने के लिए जमकर टैक्स की हेराफेरी की गई। इसे सरकार नहीं पकड़ पाई। अखबार ने लिखा कि भारत के लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका सब्र तब जवाब दे जाएगा जब कैश की कमी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और सच्चाई भी यही है कि इस वक्त भी भारत में कैश की कमी जारी है और लोग बैंकों के सामने घंटों खड़े होकर भी अपना ही पैसा नहीं ले सकते हैं। उधर वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय साल 2017 के लिए भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। इससे पहले उसने जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रहने का अनुमान लगाया था। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अनुमान घटने में नोटबंदी के असर का भी हाथ है और इसी से साबित हो रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमरा सकती है, चाहे दावे कुछ भी किए जाएं। इसीलिए शायद ये ज्यादा जरूरी है कि इस पर अब राजनीति छोड़कर इसके लिए कुछ खास उपाय किया जाए ताकि अर्थव्यवस्था को किसी तरह से संभाला जा सके। तभी जितने भी सपने हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो पूरे हो सकते हैं। सपने जवानों के भी होते हैं और आज लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। ऐसे में किसानों और जवानों को याद नहीं करना बेमानी है। जवानों को हमने याद किया, लेकिन एक बेहद ऐसी खबर के लिए जिसको देखकर खुशी नहीं हुई। जी हाँ, हमने कल आपको दिखाया था किस तरह से बीएसएफ के जवानों को खराब खाना दिया जाता है। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ जवान के अधिकारियों द्वारा बीएसएफ जवानों को घटिया खाना दिए जाने के आरोप के बाद श्रीनगर में सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास रहने वाले लोगों ने अहम खुलासा किया है। हमने ये जरूरी समझा था कि जिस तरह से बीएसएफ जवान ने ये स्पष्ट किया था कि खराब खाना दिया जा रहा है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है और इसको जानना, इसको समझना भी बेहद ज़रूरी है। गौरतलब है कि बीएसएफ ने इस बात का दावा किया था कि जवान की मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे स्थिति कुछ भी हो, खाना खराब मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में जब हम लोगों ने वहाँ के आम लोगों से जानना चाहा तो ये स्पष्ट हुआ कि कुछ लोगों का ये कहना था कि सेना के कुछ अधिकारियों के जरिए उन्हें पेट्रोल, डीजल और साथ साथ खाने का कुछ सामान भी बाजार से आधे दाम में मिल जाता है। खाने के सामान में चावल, मसाले जैसी चीजें शामिल हैं। इसके साथ साथ सब्जियां तक भी कैंप के पास रह रहे लोगों को सस्ते में बेच दी जाती हैं। एक खबर के मुताबिक ये बातें श्रीनगर के हमहमा में श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ हेडक्वार्टर के नजदीक रहने वाले लोगों से बातचीत के बाद सामने आई हैं। फर्नीचर की दुकान खोलकर बैठे एक शख्स ने तो ये भी कहा कि सेना के जिन लोगों के जिम्मे फर्नीचर खरीदने की जिम्मेदारी होती है, वह कमीशन लेकर उन लोगों को ऑर्डर देते हैं और गुणवत्ता से भी समझौता करने को तैयार हो जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि बीएसएफ की 29वीं बटालियन के जवान तेज बहादुर यादव ने दावा किया था कि सेना के बड़े अधिकारी उनको मिलने वाला राशन बेच देते हैं। तेज बहादुर ने अपनी बात के पक्के सबूत देने के लिए कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे। वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। हालांकि सेना के अधिकारियों ने आरोपों को गलत बताया था। इस बीच बीएसएफ में खराब खाने की शिकायत का वीडियो वायरल करने वाले जवान तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला ने कहा है कि उसके पति ने जो कुछ किया उससे सच सामने आया है और यही कोशिश थी उनकी। शर्मिला ने सवाल ये भी पूछा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तेज बहादुर को मेंटल प्रॉब्लम है, मानसिक उनको समस्या है, तो फिर उसे इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा गया, सीमा पर क्यों भेज दिया गया। जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब बीएसएफ को भी देना होगा। इस बीच बीएसएफ ने इस मामले पर गृह मंत्रालय को अंतरिम जांच रिपोर्ट सौंप दी है। फिलहाल डाइटिशियन की देखरेख में जवानों का खाना अब तय होगा, ये फैसला लिया गया है। उधर देश के उत्तरी इलाकों में ठंड का प्रकोप जारी है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 5 दिन से बर्फ गिर रही है। जम्मू का तापमान 3.7 डिग्री तो लेह का -13.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भी बुरे हालात हैं। शिमला में -3.2 तापमान रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के फलौदी में भी सीजन में पहली बार पारा 0 से नीचे चला गया। दिल्ली में आज सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। इस बीच बर्फबारी का फायदा उठाते हुए आतंकी सीमा पार से भारत में घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में आतंक फैलाने के लिए 2 आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के कथित तौर पर हाथ मिलाने की बात भी अब सामने आई है। आतंकियों की चहलकदमी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के आतंकियों का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में आतंकी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आतंकी समूह बनाकर हाथ में बंदूक लिए बर्फीले इलाके से गुजर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये वीडियो दक्षिण कश्मीर में सीमा पर किसी बर्फीले इलाके का हो सकता है, जहां से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। आतंकियों के घुसपैठ की आशंका को लेकर के सीमा पर सेना और बीएसएफ सतर्क हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी के पास 12 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय हैं और यहीं से आतंकी घुसपैठ की कोशिश में जुटे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले साल अक्टूबर महीने में आतंकियों की घुसपैठ का एक वीडियो सामने आया था। इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि आतंकी घुटनों के बल रेंगते हुए सीमा पार करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में अजीबोगरीब घटना सामने आई जब कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद ने विधानसभा में कबूला कि विधायक बनने से पहले वो आतंकवादी थे और 4 बार पाकिस्तान भी गए थे और वहां से बंदूक भी लाए थे। दरअसल विधानसभा में बुधवार को पीडीपी विधायक नूर मोहम्मद ने उस्मान मजीद पर कत्ल करने की धमकी देने का आरोप लगाया। नूर मोहम्मद ने आरोप लगाया कि उस्मान मजीद आतंकी गुट के डिप्टी कमांडर थे। उस्मान ने पहले उनके पिता और फिर उनका अपहरण किया। एक बार उसके पिता की रिहाई के लिए 1 लाख और दूसरी बार उन्हें छोड़ने के लिए 60,000 रुपए लिए थे। पीडीपी विधायक के ये आरोप लगाने के बाद विधानसभा में शोर शराबा मचना शुरू हो गया। माहौल गर्मा गया और गुस्साए उस्मान मजीद सदन के बीचों बीच आ गए। उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं, वो नूर को जानते नहीं हैं। कांग्रेस के विधायक भी उस्मान मजीद के समर्थन में खड़े हो गए। और देश विदेश की तमाम अन्य खबरों के लिए नजर डालते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर उन्हीं के चुनाव क्षेत्र लंबी में एक शख्स ने जूता फेंक दिया। प्रकाश सिंह बादल अपने विधानसभा क्षेत्र लंबी के रत्ताखेड़ा गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान गुरबचन सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंक दिया। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी राजकुमार देवांगन को केंद्र सरकार ने बुधवार को कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया। किसी दागी आईपीएस पर अब तक की यह सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आईपीएस राजकुमार के खिलाफ छत्तीसगढ़ के जांजगीर डकैती कांड में शामिल होने की जांच चल रही है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने बुधवार को जांच के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति के पास से 10 गोल्ड बार बरामद किए हैं। इन गोल्ड बार की कीमत 29 लाख रुपए आंकी गई है। यह शख्स रियाद से मुंबई के लिए सफर कर रहा था। दिल्ली वासियों के लिए दिन की शुरुआत बुधवार को सर्द सुबह से हुई। न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। राजधानी में अगले 2 दिनों तक शीतलहर से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अदालत की कुछ बड़ी खबरें ले लेते हैं और सबसे बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की याचिका पर विजय माल्या को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि माल्या ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके $40 मिलियन अपने बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। शराब कारोबारी विजय माल्या पर बैंकों ने हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बैंकों ने विजय माल्या पर अपने बच्चों को 273 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को 3 हफ्ते में हलफनामा दायर करने को कहा है। जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने माल्या से कहा है कि वो बैंक कंसोर्टियम के आरोप के जवाब में हलफनामा दायर करें। बैंकों ने आरोप लगाया कि माल्या ने अपने बच्चों को 273 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर कर्नाटक हाईकोर्ट और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी के आदेशों का उल्लंघन किया है। विजय माल्या और उनकी फर्म पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। ऐसे में ये पैसा बच्चों को ट्रांसफर किए जाने के बजाय यहाँ पर जमा किया जाना चाहिए था। माल्या पर 17 भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। उनके खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं। पिछले साल मार्च से लंदन में रह रहे माल्या से कर्ज वसूली करने में बैंकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बैंक इस डिफॉल्टर कारोबारी की प्रॉपर्टी बेचकर कर्ज वसूली की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ माल्या बैंकों को सेटलमेंट का प्रस्ताव दे चुके हैं, जैसे बैंकों ने खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों को दिए जाने वाले दान पर आयकर छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। जनहित याचिका में धारा 13A को निरस्त करने और राजनीतिक दलों को मिलने वाले गुप्त दान को की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने भी चुनाव में काले धन के प्रवाह पर रोक के प्रयास के तहत सरकार से कानूनों में संशोधन का आग्रह किया था, ताकि राजनीतिक दलों को 2000 रुपए और उसके ऊपर दिए जाने वाले गुप्त योगदानों पर रोक लगाई जा सके। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आज सबसे बड़ी खबर ओबामा की है। 8 साल तक अमेरिका में राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आखिरी बार अपने देश के लोगों को संबोधित किया। विदाई भाषण के दौरान ओबामा बेहद भावुक नजर आए। 20 जनवरी को ओबामा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप देश के नए राष्ट्रपति होंगे। ये भाषण बेहद खास रहा। बराक ओबामा ने आखिरी बार बतौर राष्ट्रपति देश को संबोधित किया। अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा भावुक नजर आए। अपने संबोधन में ओबामा ने कहा कि अमेरिका को आंख दिखाने वाले कतई महफूज नहीं रहेंगे और ISIS का खात्मा होकर ही रहेगा। ओबामा ने कहा कि बीते 8 सालों में किसी भी आतंकी संगठन ने न तो अमेरिका पर हमले की योजना बनाई और न ही कोई हमला हुआ। ओबामा ने कहा कि अमेरिका मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुस्लिम भी उतना ही देशभक्त हैं जितने की हम। That we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11. ओबामा ने कहा कि देश में लोकतंत्र को नस्लवाद, असमानता और नुकसानदेह राजनीतिक माहौल से खतरा है और अमेरिकियों को इसकी रक्षा के लिए एकजुट रहना होगा। अमेरिका को देश बांटने वाली ताकतों से बचकर रहना होगा। संबोधन के दौरान एक बार ओबामा भावुक हुए। उन्होंने पत्नी मिशेल को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उनकी जगह लेंगे। अपने पूरे संबोधन में ओबामा ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जादुई भाषण करने वाले ओबामा, सीधे सीधे अपने लोगों से जुड़ जाने वाले ओबामा ने आखिरी अपनी विदाई भाषण दे दिया है। बहरहाल ब्रेग्जिट यानी यूरोपीय देशों के संगठन से निकलने के ब्रिटेन के निर्णय पर वहां की सर्वोच्च अदालत सरकार के खिलाफ फैसला दे सकती है। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 11 में से 7 जज सरकार के इस निर्णय के खिलाफ फैसला दे सकते हैं। अखबार का कहना है कि प्रधानमंत्री थेरेसा के मंत्रिमंडल के कई सदस्य निजी ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में ये मानते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए इससे संबंधित बिल के 2 प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे पर सरकार को सांसदों और सहयोगियों से धारा 50 लागू करने के पहले सहमति लेनी चाहिए। थेरेसा मे के मंत्रिमंडल के कैबिनेट मिनिस्टर्स का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सही ठहरा सकता है। और आज देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है। 11 जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था। शास्त्री जी का जन्म वाराणसी में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने देश के लिए कई चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में पाकिस्तान पर भारत को जीत दिलाई। इस मौके पर उन्होंने एक वक्त का खाना छोड़ दिया और पूरे देश पर उनकी अपील का असर पड़ा। इसी दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। छोटे कद के बहुत बड़े नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। उनको एपीएन परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। और अब बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास की।
दुनिया के इतिहास में 11 जनवरी कई घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। जानिए ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में जो उस दिन हुई थी। जी हाँ, 11 जनवरी 1759 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा कंपनी की शुरुआत हुई थी और 11 जनवरी 1922 को डायबिटीज के मरीजों को पहली इंसुलिन दी गई थी। 11 जनवरी 1954 में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था और 12 जनवरी 1966 में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ था। 12 जनवरी 1973 में अनेकों कीर्तिमान स्थापित करने वाले भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है 11 जनवरी। राहुल द्रविड़ को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। इस बीच एक बार फिर से दूसरे राहुल को याद कर लेते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लगता है कि अभिनेता अमिताभ बच्चन काफ़ी उनसे प्रेरित हैं और हो भी क्यों नहीं। अमिताभ बच्चन उनके खास लोगों में से एक रहे हैं, उनके परिवार के सबसे नज़दीकी लोगों में से एक रहे हैं और खासा प्रभाव रहा है बच्चन परिवार का गांधी परिवार पर। और इसमें कोई शक नहीं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लिए अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं उनके बचपन से। हालांकि धीरे धीरे इन दोनों ही परिवारों में दूरी काफ़ी आ गई, लेकिन ऐसा लगता है कि दूर रहकर भी अमिताभ बच्चन राहुल गांधी को और उनकी फिल्में राहुल गांधी को काफ़ी प्रेरित कर रही हैं। इसी वजह से आजकल राहुल अपने भाषणों में अमिताभ बच्चन के गानों का जिक्र जरूर करते हैं। एक बार देखिए किस गाने का जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद फिर मैं आपको वो गाना भी सुनाऊंगी। एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, नमक हलाल पिक्चर थी, याद है आपको? अमिताभ बच्चन वाली। खैर मैंने वो देखी नहीं है, मगर उसका मैं डायलॉग जानता हूं, गाना जानता हूं। डायलॉग जानते हैं या गाना जानते हैं, बहरहाल ये गाना बेहद सुपरहिट रहा है नमक हलाल का। और यदि इस गाने को आप ध्यान से सुने तो वाकई इसको नोटबंदी से राहुल गांधी जोड़ रहे हैं, लेकिन इस गाने के बोल, हालांकि ये एक बेहद ऐसी कोई गंभीर ये गाना नहीं है, लेकिन किशोर कुमार की आवाज़ में आपको ये स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया और नोटबंदी तीनों की याद दिला सकता है। इस गाने के साथ आपको छोड़ जाती हूँ देश की बात में। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।